हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स में तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव कितना पड़ता है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि गुरुत्व की यदि उपेक्षा कर दें, गुरुत्व की यदि उपेक्षा कर दें तो पास्कल के नियम के आधार पर यदि हमारे पास कोई भी तरल द्रव है उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। कब? जब गुरुत्व की उपेक्षा कर दें। तो पास्कल का नियम आपने पढ़ा कि पास्कल के नियम के आधार पर मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, इसमें हमारे पास कई मतलब सारे बिंदु हैं, तरल द्रव के अंदर कई सारे बिंदु हैं। तो यदि उसमें गुरुत्व न लग रहा हो तो प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। और यहाँ पर ये हमने लेकर चला है कि मान लीजिए तरल दाब है, तरल दाब मतलब एक पात्र में द्रव भरा हुआ है और कहीं ना कहीं तरल के द्वारा उसके किसी बिंदु पर एक दाब आरोपित किया जाता है बच्चों। तो जैसे हमारे पास ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक पात्र है जिसमें द्रव भरा हुआ है और इस द्रव के किसी भी बिंदु पर तरल द्वारा दाब लगाया जाता है और गुरुत्व के अधीन पर उसका दाब कितना होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है ना अभी यहाँ पर फिलहाल कि हम भैया यहाँ पर एक डी घनत्व वाला एक द्रव रख लिए हैं, यानी एक पात्र है जिसमें डी घनत्व का एक द्रव है और इसमें एच ऊंचाई के एक बेलन की कल्पना कर ली है। मतलब यहाँ पर ये जो हमने बेलन की कल्पना कर ली है ये एच ऊंचाई का है। यहाँ पर दो बिंदु की हमने कल्पना की, जैसे हमारे पास एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, तो एक बिंदु P और एक बिंदु Q है। यहाँ पर हम एच ऊंचाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं। यहाँ पर जो आपका ये पृष्ठ दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो वृत्तीय फलन जो दिख रहा है, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने माना वो कैपिटल A माना है। ठीक, तो यदि मैं आपसे कह दूं भार बराबर कितना होता है, सपोज दैट यहाँ पर जो आपका बेलन यानी सिलेंडर दिख रहा है इसका भार यदि आपसे पूछा जाए तो भार W बराबर mg होता है। m का मतलब होता है द्रव्य का द्रव्यमान, मतलब यहाँ पे जितना भी द्रव होगा उसका द्रव्यमान, और इस पर जो त्वरण लग रहा होगा तो गुरुत्वीय त्वरण। मैं आपसे कह दूं कि जैसे मान लीजिए द्रव के अंदर ये कि हमने बेलन की कल्पना कर ली है तो बेलन का भार कितना होगा, तो इस बेलन के अंदर जो भी द्रव होगा, भाई हमने ये बेलन की कल्पना कर ली तो ये द्रव के अंदर ही हमने बेलन माना है, मतलब यहाँ भी द्रव भरा होगा, तो इसका द्रव्यमान कितना है और इसका त्वरण कितना है इस पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर काल्पनिक बेलन का भार हमने लिख दिया द्रव का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब द्रव्यमान बराबर यदि आपसे कह दिया जाए तो आप कहोगे आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान का फार्मूला होता है आयतन गुणे घनत्व, यानी द्रव का आयतन गुणे घनत्व, क्योंकि घनत्व से हमने निकाला ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, ये चीज हो सकता है। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। गुरुत्वीय त्वरण आपका है ये, तो गुरुत्वीय त्वरण रहने दो, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, देखो बच्चों आयतन जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीन चीज होता है ना। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्षेत्रफल कह सकते हैं, ऊंचाई को h से रिप्रेजेंट करते हैं, घनत्व को हमने d से रिप्रेजेंट किया है और गुरुत्वीय त्वरण को g से रिप्रेजेंट किया है। सिंपल है, चूंकि हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं ना, आपको परेशानी होगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना होता है, गुणे ऊंचाई, यही होता है कि नहीं होता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल है, ऊंचाई h है, तो ये चीज आप लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका आयतन बराबर हो गया AH, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, h ऊंचाई हो गया, d घनत्व हो गया, g गुरुत्वीय त्वरण हो गया। इसके बाद आपको लिखना है कि बेलन के ऊपरी फलक पर तरल दाब P1 हो तो उस पर लगने वाला बल, बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल। बल बराबर क्या होता है, दाब गुणे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो इसी से हम पक्षांतर करके मान निकालते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बराबर यहाँ से निकालो दाब गुणे क्षेत्रफल, यानी हम बल F1 कह सकते हैं पहले के लिए, दाब P1 और क्षेत्रफल बच्चों A है तो A हो गया। क्लियर, ये हम कहाँ के लिए बात कर रहे हैं, ऊपरी फलक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर आपको एक सिलेंडर दिख रहा है, बेलन दिख रहा है, यहाँ पर जो दाब P1 है यहाँ पर दाब P2 मानकर चलेंगे, बल F1 लग रहा है, बल यहाँ पर F2 लग रहा है। टोटल अपन ने यहाँ पर बल की गणना करेंगे, पहले भाई एक फलक पर निकालेंगे और फिर दूसरे फलक पर, और हमने ये तो निकाल ही दिया है कि बेलन का भार कितना लग रहा है। इसी तरह नीचे फलक की ओर लगने वाला बल,
लगने वाला बल। चलो भैया, लगने वाला बल कितना हो जाएगा बच्चों, बल F2 निकालेंगे, दाब हो जाएगा P2, क्षेत्रफल दोनों का समान है। ठीक है, संतुलन की स्थिति में बेलन का जो परिणामी बल होगा वो शून्य होता है, सबको पता है ना। संतुलन की स्थिति में बेलन पर जो परिणामी बल होता है शून्य होता है। संतुलन की स्थिति में बच्चों क्या, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में बेलन, संतुलन की स्थिति में बेलन पर लगने वाले बल का परिणामी है ना शून्य होता है, या परिणामी बल शून्य होता है। जितने भी बल लगेंगे उनका परिणामी बल शून्य होता है, शून्य होगा। मतलब जितना भी बल लगेगा उसका परिणामी बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपसे कह दूं, यहाँ पे तीनों बल की गणना आप करोगे। देखो जरा बच्चों, एक बल आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, सही है, पृथ्वी की ओर लग रहा है, F1 है। ठीक है, एक जो बल है वो भार के रूप में, वो भार कितना निकल कर आया है, AHDG, और एक बल नीचे से ऊपर विपरीत इसलिए माइनस में, और टोटल आपका 0 होता है। फिर से समझो, एक बल F1 नीचे की ओर, भार नीचे की ओर, भार आपका AHDG है, और जो F2 बल है नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, ये अपोजिट होने के कारण यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है। F1 बराबर कितना है, P1A AHDG, और इसका कितना हो जाएगा, P2A बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। पक्षांतर करेंगे, यदि P1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, या आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि P1A माइनस P2A, और ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा AHDG। पक्षांतर कर रहे हैं। अब देखो माइनस है यार, इस माइनस को तो हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर यदि माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, P2 प्लस में हो जाएगा, P1 माइनस में हो जाएगा, A हो जाएगा, ये माइनस AHDG हो जाएगा। यहाँ से बच्चों एक निष्कर्ष निकल सकता है, माइनस माइनस कट जाएगा, A से A कट जाएगा। यानी देखो दावांतर, दो बिंदुओं के बीच में जो दावांतर है वो यहाँ पर HDG के बराबर है। यानी गुरुत्व जब होता है तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर दावांतर अलग अलग होता है। इससे स्पष्ट है कि द्रव के अंदर ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित बिंदुओं के बीच दावांतर होता है। इससे स्पष्ट है कि द्रव के अंदर की बात कर रहे हैं, द्रव के अंदर यानी तरल के अंदर ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर नीचे, ऊर्ध्वाधर पर स्थित बिंदुओं में दावांतर होता है, स्थित बिंदुओं में दावांतर होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न मतलब बिंदु है तो उसमें दावांतर होगा ही होगा। अब इसका स्थित भी आप लगा सकते हो। स्थित का मतलब मान लीजिए ये जो हमारा एक सिलेंडर दिख रहा है, एक हमारा बेलन दिख रहा है, इसकी ऊंचाई समान हो जाए बिंदुओं की। भाई यहाँ पर भिन्न बिंदु है, यहाँ पर भिन्न बिंदु है, ऊर्ध्वाधर पर तो ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, तो इस पर जी का मान अलग अलग होगा, इस कारण से दावांतर अलग अलग होगा, मतलब दाब अलग अलग होगा। यही सिलेंडर यदि यानी हमारा ये जो बेलन है ये क्षैतिज में हो जाए तो H का मान 0 हो जाएगा। भाई H का मान कैसे 0 हो जाएगा, मान लीजिए ये जो हमारा P और Q यहाँ पे क्षैतिज पे रख दिया जाए, द्रव के अंदर ही है क्षैतिज का, तो यहाँ से तल से ऊंचाई 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो स्थित लगा सकते हैं। दो स्थित कैसे, पहला स्थित हम लगाएंगे स्थित फर्स्ट। ठीक है, स्थित फर्स्ट स्थित हम लगाते हैं कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि यदि दोनों बिंदु P और Q एक ही क्षैतिज रेखा पर हों, ठीक है, यदि दोनों बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर हों, एक ही क्षैतिज रेखा पर हों, तब मैं कह दूं, जैसे मान लीजिए बिंदु है और ये द्रव के बीच हमने H का यहाँ पर डिस्टेंस माना है दोनों बिंदुओं के, जब इस प्रकार से क्षैतिज होगा तो यहाँ से दोनों समान दूरी पर होगा, इसलिए H का मान हो तो H बराबर कितना हो जाएगा 0। तब समीकरण 1 से
P2 माइनस P1 बराबर 0 H G है ना। H का मान 0 हो गया, ये D और G है, तो कुल मिलाकर 0 हो गया। यानी हमारा जो निकल कर आया P2 बराबर P1। यानी दाब कब समान होगा? जब, यहाँ पर देखो, जब आपका ये जो बिंदु है वो क्षैतिज पर होगा। इससे निष्कर्ष निकला कि द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित समस्त बिंदुओं का दाब एक समान होता है। हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं ना कि भाई साहब हमारे द्रव है, द्रव के अंदर क्षैतिज पर यदि कोई बिंदु है तो उन पर जो दाब है वो समान होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा स्थिति भी आप लगा सकते हो। दूसरा स्थिति क्या बच्चों, यहाँ पर देखो, हम गुरुत्व की उपेक्षा कर दें। दूसरा स्थिति हमने कहा कि गुरुत्व की उपेक्षा कर दें। गुरुत्व की उपेक्षा कर दें। गुरुत्व की उपेक्षा करने पर यानी गुरुत्व लग ही ना, मतलब कहीं पे किसी बिंदु पर ना लगे, तो G का मान कितना हो जाएगा? 0। तो समीकरण 1 क्या कहता है? P2 माइनस P1 बराबर H D, G का मान 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 0। पक्षांतर कर देंगे तो P2 बराबर P1 हो जाएगा। यानी दाब यहाँ पर समान हो गया। तो यहाँ से भी निष्कर्ष निकला कि यदि गुरुत्व की अनुपस्थित है तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित समस्त बिंदुओं पर दाब समान होगा, चाहे वो कहीं पे हो बिंदु, ऊर्ध्वाधर पर हो, क्षैतिज पर है तो ऑलरेडी समान होगा, गुरुत्व हो या ना हो, सिंपल है। लेकिन यदि ऊर्ध्वाधर पर है और गुरुत्व नहीं है तो फिर बच्चों कहीं ना कहीं दाब जो होगा वो समान होगा। इस प्रकार गुरुत्व की अनुपस्थिति में ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित बिंदुओं का दाब समान होगा। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया थ्योरम। यहाँ तक करना है यदि एग्जाम में आ गया कि तरल दाब पर गुरुत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, निष्कर्ष भी निकलता है ना कि किस बिंदु पर कैसा दाब लग रहा होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।